ई बुक 3। ई बुक 3 में हम बात करेंगे पंच तत्व के बारे में। क्या-क्या पढ़ेंगे? देखते हैं। पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू 5 एलिमेंट्स, पंच तत्वों की इंट्रोडक्शन। पंच तत्व इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में इन तत्वों का कितना परसेंटेज है, इसके बारे में ज्ञान लेंगे। एलिमेंट्स यानी कि जो तत्व हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी दिशाएं हैं, क्या उनकी शेप्स हैं, क्या मेटल, कौन सा मेटल वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है जब तत्व बैलेंस होते हैं उन दिशाओं में और क्या होता है जब इम्बैलेंस हो जाते हैं। पंचतत्व में एक थ्योरी ऑफ क्रिएशन होती है और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रैक्शन होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थ्योरी ऑफ क्रिएशन एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रैक्शन समझ ली आज, तो 50% वास्तु आज आपको आ जाएगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईज़ी तरीके से आपको सिखाऊँगा कि कैसे थ्योरी ऑफ क्रिएशन और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रैक्शन को समझते हैं। पंचतत्वों की हमारे जीवन में क्या रिलेवेंस है और जिनको इन तत्वों का ज्ञान हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वो तत्व ज्ञानी बन जाता है। तो आज सब लोग जो इस चैप्टर को, इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, वो सब तत्व ज्ञानी बन जाएँगे। पंचतत्व, 5 एलिमेंट्स, क्या होते हैं ये पंचतत्व? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इसको 10 बारी रिपीट कीजिएगा। उसके बाद 10 बारी आंख बंद करके बिना स्क्रीन को या बुक को देखे इसको रिपीट कीजिएगा। पंचतत्व संस्कृत का वर्ड है। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं पंच तत्व को, तो ये आता है पंच, जिसका मतलब होता है 5, और तत्व, जिसका मतलब होता है एलिमेंट। कौन क्या है ये पंच तत्व? जैसा मैंने आपको बताया, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इसी क्रम में इसे याद रखना है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ठीक है? जैसे यहां देख रहे हैं आप, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। इसी साइकिल में ही इन तत्वों को आप याद रखेंगे। साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे और ना ही साइकिल को उल्टा सीधा पढ़ेंगे। ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जल, अग्नि, आकाश, इस क्रम में नहीं। जो क्रम होगा पढ़ने का और याद करने का, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ऐसे ही याद करेंगे इनको। पंच महाभूत भी बोला जाता है पंच तत्वों को। सांख्य के अनुसार जो भी इस यूनिवर्स में है, वो पंच तत्वों से ही बना है। इवन इन द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर भी जब आप उसकी बाउंड्रीज खड़ी कर देते हैं, तो उसमें भी पंच तत्व होते हैं। एक जमीन में भी तत्व होते हैं और ये तत्व जब बैलेंस हो जाते हैं, तो ये हमारे जीवन में खुशियां देते हैं, हमारी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। और अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो जीवन में कष्ट का कारण हो जाते हैं। समथिंग लाइक, कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे आपके घर में अगर कोई भगवान की मूर्ति है, जब वो एक बैलेंस स्टेट में खड़ी है, तो आप सबको उसको देखने में भी मजा आता है। फिर आप उनकी पूजा भी करते हैं, आपको प्रार्थना करने का भी मन करता है। और अगर वो खंडित हो जाती है या टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है, वो अपनी जो स्टेट है उसकी प्रकृति से विकृति में हो जाती है, तो आप उसको जल प्रवाह कर देते हैं। तो ना तो उसकी पूजा की जाती है, ना उसके आगे आप कोई विशेष माँगते हो, ना जोत जगाते हो। आप कहते हो ये खंडित हो गई है, इसको जल प्रवाह कराते हैं या मंदिर में रखाते हैं, जो भी आपका ट्रेडिशन होता है, वो आप करते हैं अकॉर्डिंगली।
तो ऐसे ही इन तत्वों का बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंस है हमारी लाइफ पे। अगर ये पंच तत्व बैलेंस हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आप ये समझ लीजिए कि पैसा आपके पीछे भागेगा। समझते हैं पंच तत्व को अपने शरीर के अंदर। जैसे 70% हमारे शरीर में जल है, वायु जो है वो 8% है, अग्नि 4% है, पृथ्वी तत्व जो है वो 12% है और 6% स्पेस है, यानी कि हमारा इनर सेल्फ। पंच तत्व, अब जो अ, जल तत्व है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं? बहना। पानी की क्या प्रॉपर्टी होती है? बहना। जैसे अगर कोई क्लाइंट आपसे बहकी बहकी बात करे तो तुरंत से समझ जाइएगा कि उसका जो जल तत्व है उसके अंदर जो डायरेक्शंस आ रही हैं वहां पे कोई दोष है। कोई बहकी बहकी बात करता है यानी कि पानी, वाटर, और वहां पे कोई ना कोई दोष है उन डायरेक्शंस में। प्रॉपर्टी क्या है? फ्लोइंग, क्लैरिटी, कॉन्टिन्यूटी। अगर कोई कहता है कि मेरी जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, बार बार ब्रेकडाउन होता है, मैं हाइट पे जाता हूँ, सक्सेस लेता हूँ और फिर नीचे गिर जाता हूँ, तो उसका वाटर के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो डायरेक्शन हैं वहां पे कोई दोष है। ठीक है। वास्तु चक्रा के अंदर जो डायरेक्शंस होती हैं वो NNW, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की है, जो कि पानी तत्व होता है। शेप क्या है? वेवी, मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले चैप्टर में। कलर क्या है? फैमिली ऑफ ब्लैक एंड ब्लू। ब्लू पानी सबको पता है, ब्लैक क्यों? क्योंकि जब आप डीप सी में जाते हैं तो वो काला हो जाता है अंदर। ठीक है। मेटल, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम स्ट्रिप, ये तत्व है, ये एलिमेंट, ये मेटल है इस पर्टिकुलर तत्व का, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम स्ट्रिप। व्हेन बैलेंस्ड इन बिल्डिंग, जब एक बिल्डिंग में, प्लॉट में या आपके घर में पानी तत्व बैलेंस होता है तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। आदमी जो है ब्रॉडर पिक्चर में सोचता है, जिंदगी के जो उसका विजन होता है वो ब्रॉडर विजन होता है। कहते हैं ना, आदमी की सोच बड़ी हो जाती है। कई लोग मिलते हैं, आप कहते हो जब बात करता है छोटी ही करता है, हल्की बात करता है, तो इसका मतलब उसका वाटर तत्व जो है वो डिस्टर्ब्ड है। क्लियर है? इम्यूनिटी को भी वाटर ही लीड करता है। हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी को भी 70% क्या है? पानी है, और हेल्थ भी पानी को डिनोमिनेट करता है। तो अगर इम्यूनिटी घर में वीक है तो वाटर तत्व डिस्टर्ब्ड है, जल तत्व डिस्टर्ब्ड है। जब इम्बैलेंस है तो अपॉर्चुनिटी नहीं आती, लो इम्यूनिटी, और विजन छोटा हो जाता है, जिसके बारे में कि मैंने आपको भी बता दिया है। आगे चलते हैं अगले तत्व की तरफ। अगला तत्व है वायु तत्व, एयर जिसको हम बोलते हैं। ग्रोथ, रिफ्रेशमेंट इन लाइफ, फन, जॉय एंड सोसाइटी, यानी कि आपके नेबर्स, सोशली आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आप जिंदगी के आयामों को कितना मजा ले रहे हैं, कितना लाइफ में खुश हैं, कितना फन लविंग है, ये सारा एयर होता है। और ग्रोथ, क्योंकि अगर आप लीफ यानी कि पत्तियों को देखो, स्टैम्प को देखो, जो तने होते हैं उनको देखो, या पत्तियों को देखो, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ग्रो करना। क्लियर है? डायरेक्शन वास्तु चक्रा में ENE से EAC का जो डायरेक्शंस हैं वो हैं। शेप, रेक्टेंगल एंड ओवल। रेक्टेंगल क्यों? मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया। रेक्टेंगल जब पेड़ होता है तो वो रेक्टेंगल शेप है, और जब वो पेड़ कट जाता है तो ओवल शेप आती है। कलर, फैमिली ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन। ग्रीन क्यों? क्योंकि पत्तियों का कलर जो है वनस्पति का वो हरा रंग है, और उसके जो तने हैं वो ब्राउन कलर के हैं। एलिमेंट यहाँ पे स्टील और स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप, SS स्ट्रिप जिसको बोलते हैं, वो एलिमेंट इस तत्व का होता है। मेटल कह सकते हैं उसको, एलिमेंट या मेटल कुछ भी। व्हेन बैलेंस इन अ बिल्डिंग, रिस्क टेकिंग एबिलिटी टू ग्रो, एक्सप्लोरर, परफॉर्म इम्प्रेसिवली इन सोसाइटी।
समाज में एक रुतबा होता है ऐसे इंसान का, जब वायु तत्व बैलेंस होता है, उसकी रिस्क लेने की एबिलिटी बढ़ जाती है, साथ में ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो जाता है। जब इम्बैलेंस होता है, तो जिद्दी रहता है, अपने ही मनस में बिल्कुल फिट बैठ जाता है कि मुझे यही मेरी जिद है, एडॉप्ट नहीं करता चेंजेस को अपनी लाइफ में। बिल्कुल रिजिड इंसान जिसे कहते हैं, वो हो जाता है अगर वायु तत्व इम्बैलेंस हो तो। पड़ोसियों के साथ मतभेद रहते हैं उनके। ऐसा फ़ील होता है जैसे फँस गया हूँ, सफोकेशन, अगर कोई कहे मुझे सफोकेटेड फ़ील हो रहा है, तो वायु तत्व। आगे चलते हैं। अगला तत्व है अग्नि, फायर। प्रॉपर्टी क्या है? स्पार्क ऑफ लाइफ, अट्रैक्शन, पैशन, कॉन्फिडेंस एंड एक्सट्रोवर्ट। अगर कोई आदमी आपसे ये कहता है कि जिंदगी में स्पार्क नहीं है, वो मजा नहीं है, तो उसके घर में डेफिनेटली अग्नि तत्व की जो दिशाएं हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं। अगर कपल ये कहता है कि रिलेशनशिप में पैशन नहीं है, कंपैशन नहीं है, वी आर नॉट कंपैशनेट टुवर्ड्स ईच अदर, अगर ऐसी कोई लाइन लाइन यूज करता है कि हमारे बीच में अट्रैक्शन नहीं रह गया है या वो बात नहीं रह गई अब रिश्ते में, तो फायर के जो दिशाएं हैं वहां पे डेफिनेटली कोई ना कोई दोष पाया जाएगा वास्तु के हिसाब से। ठीक है। वास्तु चक्रा में साउथ ईस्ट से साउथ का जो डायरेक्शन है वो फायर है। शेप ट्रायंगल मैं आपको बता चुका हूं। कलर रेड, ऑरेंज एंड वॉयलेट। फैमिली ऑफ रेड, ऑरेंज एंड वॉयलेट। अगर आप देखेंगे मोमबत्ती को जलते हुए तो ये तीनों कलर उसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएंगे। एलिमेंट यानी कि मेटल कौन सा यहाँ डोमिनेट करता है? कॉपर या कॉपर स्ट्रिप। जब ये बैलेंस होता है तत्व, तो इंसान की जिंदगी में नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सोसाइटी में मान सम्मान, कॉन्फिडेंस और रिश्ते में एक वार्मनेस, और साथ में रिलैक्स्ड रहता है वो अपनी लाइफ में। कैश की भी कोई दिक्कत उसे नहीं होती है। जब इम्बैलेंस हो जाता है तो डिसरिस्पेक्टेड हो जाता है, लोगों खुद की भी नहीं इज्जत करता और लोगों की इज्जत भी नहीं करता। एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कोई क्लाइंट ये कहता है कि मिसकैरेजेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये तत्व अगर डिस्टर्ब्ड है, यानी कि फायर के जो जोन है वहां पे जरूर कुछ ना कुछ एंटी एलिमेंट एक्टिविटी हो रही है, कुछ ऐसा है जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो मिसकैरेजेस होंगे। चोरियां बार बार होना या मिस हैपनिंग्स होना, तो ये फायर अगर डिस्टर्ब होती है तो इन सबको लीड करती है। अगला तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है, अर्थ। यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो है स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप और वेटेज। किसी भी चीज में अगर मास है, वॉल्यूम है, तो वो अर्थ है। जैसे कैबिनेट हो गई क्रॉकरी की, वो भी अर्थ में आ जाती है। और कोई हैवी एलिमेंट हो गया, जिम के डंबल हो गए, वेट जो जिम के होते हैं वो भी अर्थ है। ये सारा अर्थ एलिमेंट आ जाता है। स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप और वेटेज, ये तीन चीजें कोई किसी को तवज्जुह नहीं देता, तो अर्थ एलिमेंट वीक है। कहते हैं ना, इस आदमी की बात में दम है। अगर कोई ये कहे, अगर तुम्हें कोई दिखे और तुम उसको कहो कि तुम्हें लगे कि इस आदमी की बात में दम है, इसका मतलब उसका अर्थ एलिमेंट स्टेबल है। और जब आप ये कहते हो बेकार की बात करता है जब करता है, तो इसका मतलब उसका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है। रिश्तों में अगर डिस्टर्बेंस आ रही है तो ये एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेबिलिटी नहीं है तो भी ये तत्व रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा इसकी डायरेक्शन है? साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। वास्तु चक्रा में अगर आप देखेंगे येलो कलर की शेडिंग हो रखी है, तो ये वो दो डायरेक्शंस हैं जो कि अर्थ तत्व को यानी कि पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। शेप क्या हुई? स्क्वायर। कलर फैमिली ऑफ येलो हुआ, बेज भी हो जाता है इसके अंदर। एलिमेंट या मेटल आप कह लें तो वो है ब्रास या ब्रास की स्ट्रिप। जब स्टेबल होता है तो लाइफ में स्टेबल, जब ये बैलेंस्ड होता है तत्व तो लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है और रिश्तों में हार्मनी होती है, घर में पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, पितरों की कृपा होती है बहुत ज्यादा। अगर घर में शादी नहीं हो रही, डिले मैरिजेस हैं,
तो भी ये ज़ोन रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है? अगर लेज़ीनेस है, एनर्जी बहुत लो रहती है, इनसिक्योरिटी फ़ील होती है लोगों से या अपने परिवार के लोगों से ही कि ये मेरा बिज़नेस खा जाएगा, ये मेरी प्रॉपर्टी खा जाएगा या खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका पृथ्वी तत्व जो है, उसकी डायरेक्शंस जो हैं एसएसडब्ल्यू और एसडब्ल्यू, वहाँ पे वास्तु दोष है। आगे चलते हैं। अगला जो तत्व है, वो है स्पेस। घर में अगर एडिक्शन की प्रॉब्लम है किसी को, चाहे वो स्लीपिंग पिल से हो या स्मोक से हो या लिकर से हो, ड्रग्स की हो, तो स्पेस एलिमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब प्रॉपर्टी क्या है? गेन्स, व्यापार में मुनाफा, एक्सपेंशन, एक्सप्रेशन, एक्सटेंशन, नो हाउ। पढ़ाई भी इसी ज़ोन से इसी एलिमेंट, यही एलिमेंट पढ़ाई को भी रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन क्या हुई? वेस्ट साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है, वो सारा का सारा हमारा स्पेस है। सर्कल इसकी शेप है। व्हाइट एंड ग्रे, ये दो कलर्स हैं जो इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन बैलेंस इन अ बिल्डिंग, जब ये बैलेंस होता है आपकी बिल्डिंग में, तो यू आर एबल टू शार्प योर स्किल्स। आप अपने स्किल्स को शार्प करते हैं, आप पैसा भी बचाते हैं, आप रिटर्न्स भी लेते हैं अपनी मेहनत का, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम देखें वेस्ट के अपोजिट क्या है? ईस्ट। जब ईस्ट इम्बैलेंस था तो आदमी जिद्दी था, राइट? और वेस्ट बैलेंस होने से वो चीजों को अडॉप्ट करता है, जिसे जनरेशन गैप भी कह लें। कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो उस जनरेशन को, जो नेक्स्ट जनरेशन है या उसके नेक्स्ट जनरेशन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल रिजिड है, नहीं हमारी परंपरा नहीं है, हमारे घर में ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो ये स्पेस है सारा। When imbalance in building, तो losses, unable to adopt changes, lost skills, unable to find solutions। तो ये अगर इम्बैलेंस होता है तो आदमी को बोध नहीं होता कि मैं क्या करूं, नुकसान हो रहे हैं बिजनेस में, पैसा नहीं सेव हो रहा, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं क्योंकि अट्रैक्शन का भी कुछ इशू हो जाता है, क्योंकि उसको नो हाउ नहीं आता अपने रिलेशन को बनाना। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्पेस एलिमेंट अगर डिस्टर्ब्ड हो, यानी कि उसकी दिशाएं अगर डिस्टर्ब्ड, वहां पे कुछ ना कुछ दोष पाया जाता है। पंचतत्व में थ्योरी ऑफ क्रिएशन की बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। तत्व तो आपको पता चल गए, इनकी प्रॉपर्टीज पता चल गई, इनकी शेप पता चल गई, इनसे क्या मैनिफेस्ट होता है ये पता चल गया, लेकिन थ्योरी ऑफ क्रिएशन को समझना बहुत जरूरी है वास्तुशास्त्र में। पंचतत्व कौन किसको बनाता है, अगर ये आज आपको समझ में आ गया, और कौन किसको डिस्ट्रैक्ट करता है ये समझ में आ गया, तो 50% वास्तु आपको आजीवन आ गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आकाश से पानी गिरा, पानी से वनस्पति बनी, वनस्पति से जब जली तो अग्नि प्रज्वलित हुई, अग्नि से जब ठंडी हो गई तो अर्थ, और अर्थ से फिर पानी, और पानी से फिर ये साइकिल है। ये देखिए यहाँ पे इस क्रम में समझिए, आकाश से पानी गिरा, पानी से एयर यानी कि वनस्पति बनी, वनस्पति से जब जल गई वनस्पति, और जब वनस्पति में आग लगी, आग लगने के बाद जब वो बुझ गई तो अर्थ हुई, और अर्थ के बाद फिर से स्पेस बना। ठीक है? और अगर मैं बोलूं आपको, तो वाटर सिंपल वर्ड में अगर समझे तो पानी जो है वो एयर का पेरेंट हुआ, ऐसे ही एयर जो है वो फायर का पेरेंट हुआ, फायर जो है वो अर्थ का पेरेंट हुआ, और अर्थ जो है वो स्पेस का पेरेंट हुआ, ऐसे ही स्पेस वाटर का पेरेंट हुआ। ये साइकिल को समझना बहुत जरूरी है कि कौन किसका पेरेंट है। अगर पानी एयर का पेरेंट है तो एयर पानी का चाइल्ड हो गया, राइट? अगर वाटर एयर का पेरेंट है तो एयर वाटर का चाइल्ड हो गया। अगर कहीं पे कोई कमी है, एयर कम है, तो पानी को अगर एयर की जगह पे भेज देंगे तो ये कमी पूरी हो जाएगी। इसको मैं आगे डिटेल में आपको समझाऊंगा, पर ये साइकिल ऑफ क्रिएशन को समझना बहुत जरूरी है। पानी एयर का फादर कह लो या पेरेंट कह लो,
ठीक है, ऐसे ही एयर फायर का पेरेंट है, फायर अर्थ का पेरेंट है, अर्थ स्पेस का पेरेंट है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये थ्योरी ऑफ क्रिएशन है। आकाश से पानी बरसा, पानी से वनस्पति बना, वनस्पति से वन वनस्पति यानी कि लकड़ियां, उनमें आग लगी, आग से जब ठंडी हुई तो पृथ्वी, और पृथ्वी से फिर स्पेस, आकाश। ठीक है, ये साइकिल के क्रम को आप समझना जरूरी है बहुत ज्यादा। इसे याद रख लीजिएगा कौन किसका पेरेंट है। पंच तत्व एंड सेल्फ, वाटर एलिमेंट यानी कि आप खुद, जैसे कि मेरी हेल्थ अगर ठीक है तो मैं, क्योंकि ये नॉर्थ का वाटर का जो जोन है ये मनी एंड अपॉर्चुनिटी का जोन है, यानी कि मेरी हेल्थ ठीक है तो मैं पैसे के लिए, एक अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी सर्विसेज लोगों को दूंगा, एयर, और उसके अवेज में कैश मुझे मिलेगा, कैश आएगा तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा यानी कि फायर। और जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं अपनी लाइफ को स्टेबल कर लूंगा यानी कि अर्थ। और जैसे ही मैं स्टेबल हुआ तो मैंने अपनी लाइफ की बाकी डिजायर्स को भी पूरा कर लिया यानी कि स्पेस। अब मेरी डिजायर्स पूरी हो गई तो मैं आगे और अपॉर्चुनिटी के लिए चल पड़ूंगा। ये साइकिल ऐसे है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। मैं, मेरे कर्म, मैंने उन कर्मों से लोगों को सर्विस दी, सर्विस के अवेज में मुझे पैसा मिला, पैसे से मैंने अपने लिए एक स्टेबल लाइफ प्लान करी, और उस स्टेबल लाइफ से मैंने अपनी लाइफ की डिजायर्स को पूरा किया, और पूरा करके फिर मैं इस साइकिल पे, ये विशियस साइकिल है, ये कॉन्टिन्यूस चलती रहती है लाइफ में। क्लियर है? आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे हमने पढ़ा कि कौन किसको बनाता है, अब अपन पढ़ेंगे कि कौन किसको डिस्ट्रैक्ट करता है। यहां से समझिए, बहुत सिंपल है। पानी अग्नि को डिस्ट्रैक्ट करता है, ये सबको पता है। अग्नि, जब आग लगती है तो पोल्यूशन कहाँ जाता है? स्पेस में, आकाश में। और आकाश से अगर बिजली कड़कती है तो वनस्पति के ऊपर गिरेगी, तो वनस्पति डेड हो जाते हैं, खराब हो जाता है। या पानी बहुत ज्यादा बहा, बहुत ही ज्यादा ओवर फ्लडेड हो गया, थंडर आ गया, तो वनस्पति खराब हो जाती है। गेहूं खराब हो जाता है ना जब पानी बहुत बरसता है। और पानी क्या करता है, वनस्पति क्या करती है? वनस्पति जो है वो पृथ्वी को डिस्ट्रैक्ट करती है। कैसे? आपने देखा होगा, जब एक प्लांट जमीन से उगता है, जब सीड, जब क्रॉप होता है, तो जमीन को फाड़ के वो बाहर आता है। तो अर्थ को कौन कंट्रोल करता है? एयर। और अर्थ किसको कंट्रोल करती है? पानी को। कैसे? जैसे कि आपने रोड पे देखा होगा, बारिश में एक गड्ढा होता है, गड्ढे में पानी भर जाता है, तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है, तो अर्थ ने वाटर को कंट्रोल किया। ये साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। स्पेस को अपन मेटल भी बोलते हैं, तो मेटल से क्या होता है? वनस्पति कटती भी है। पर सिंपल समझिए कि पानी, फायर, वाटर जो है वो फायर को कंट्रोल करता है, फायर स्पेस को करती है, स्पेस एयर को करता है, और एयर अर्थ को करता है। पानी बहा तो अग्नि बुझ गई, अग्नि अगर जली तो पोल्यूशन सारा आकाश में गया, आकाश से बिजली कड़की तो वनस्पति खराब हो गई। और वनस्पति जब उग रही थी तो उसने अर्थ को फाड़ा नीचे से। अर्थ जो है, अर्थ में क्रैक होते हैं तो ही वनस्पति अंदर से बाहर आती है। और अर्थ जो है वो पानी को ब्लॉक कर देती है, कंट्रोल कर देती है। वाटर कंट्रोल फायर, फायर कंट्रोल स्पेस, मेटल कट और कंट्रोल वुड, यानी कि स्पेस कैन कंट्रोल वुड, वुड सेपरेट और कंट्रोल अर्थ, अर्थ व्हेन सेपरेटेड कंट्रोल और ब्लॉक वाटर। ये साइकिल है, इसको समझ लीजिए डिस्ट्रैक्शन की। अग्नि वाटर, फायर को, फायर स्पेस को, स्पेस एयर को, और एयर अर्थ को कंट्रोल करती है। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रैक्शन की रेलेवेंस है वास्तु के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे रामलाल जी का केस था, इसके अंदर उनको प्रॉब्लम थी लॉसेस इन बिजनेस एंड नो सेविंग्स, सेविंग्स भी नहीं हो रही है और व्यापार में घाटा हो रहा है।
तो हमने क्या देखा कि वेस्ट यानी कि वेस्ट जो डायरेक्शन है, ये जो वेस्ट की डायरेक्शन है, यहाँ पे किचन बनी हुई थी और वेस्ट का जो एलिमेंट है वो स्पेस है और किचन यानी कि फायर। तो हमने ये देखा कि फायर स्पेस को, क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे कि कंट्रोल करती है फायर स्पेस को, तो यहाँ के जो गुणधर्म है यानी कि वेस्ट से जो मुनाफा मिलना चाहिए था उसको फायर ने कंट्रोल कर लिया। तो इसीलिए रामलाल जी की लाइफ में लॉसेस इन बिजनेस एंड नो सेविंग्स का इशू है। क्लियर है ये एग्जाम्पल? एग्जाम्पल 2 से समझते हैं। लाल रामलाल जी के प्रॉब्लम है एग्रेशन इन बिहेवियर। बिहेवियर में एग्रेशन है रामलाल जी के। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने देखा कि किचन है। अब नॉर्थ ईस्ट का जो एलिमेंट है वो हुआ वाटर, और वाटर एलिमेंट में जैसे हमने पढ़ा था कि पानी अग्नि को कंट्रोल करता है, तो अग्नि भी तो पानी को करेगी ना, वाइसी वर्सा भी तो होगा। तो अगर पानी तत्व में अग्नि आ गई यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो एलिमेंट है, नॉर्थ ईस्ट का एलिमेंट वाटर है और उस दिशा में अग्नि यानी कि किचन आ गई, तो क्या हुआ? एग्रेशन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो गुणधर्म है वो है क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी एंड माइंड, तो दिमाग गर्म रहता है। प्रॉब्लम रिलेट करना आ गया, ऐसे ही मैपिंग करनी है। अब एग्जाम्पल 3 में समझते हैं। रामलाल जी की प्रॉब्लम है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, और हमने पढ़ा था कि अपॉर्चुनिटी का जो जोन है वो नॉर्थ होता है। तो नॉर्थ में रामलाल जी के घर में क्या मिला? हमें फायर मिली, और नॉर्थ का एलिमेंट क्या हुआ? वाटर। तो वाटर में अगर फायर आ गई तो जो नॉर्थ का एट्रीब्यूट यानी कि गुणधर्म है अपॉर्चुनिटीज का, उसको फायर कंट्रोल कर रही है। तो इस वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी लाइफ में। क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे वास्तु और पंचतत्व दोनों की दोनों वास्तु में पंचतत्व की कितनी इंपॉर्टेंस है? यही पंचतत्वों का ही तो खेल है पूरा वास्तु। अगर पंचतत्व समझ में आ गए, थ्योरी ऑफ क्रिएशन एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ में आ गई, तो आपको 50% वास्तु तो आज कंफर्म्ड आ ही गया है। बाकी 50% आगे आगे पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। रामलाल जी की प्रॉब्लम है व्हेनेवर टेल किड्स टू स्टडी दे बिकम एग्रेसिव। बच्चों को जब पढ़ने के लिए बोलते हैं तो बच्चे एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, रिजिड हो जाते हैं। तो क्या पाया हमने? स्टडी का जो जोन है, स्टडी की जो दिशा है वो है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट में एलिमेंट क्या हुआ? स्पेस। और क्या था वेस्ट साउथ वेस्ट में? किचन हमें मिली। वेस्ट साउथ वेस्ट में किचन यानी कि फायर। वेस्ट साउथ वेस्ट एलिमेंट हुआ स्पेस, तो फायर स्पेस को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। तो हमने देखा कि किचन वेस्ट साउथ वेस्ट में होने से हम जो बच्चे हैं उनको जब पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जोन स्टडी का है और वहां पे फायर आ गई, तो बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ऐसे मैपिंग करनी है। तो पंचतत्व को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसे आत्मसार करें। कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका चाइल्ड है, इसको अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये याद हो गया तो 50% वास्तु गारंटीड आपको आ गया। आगे की जो मैपिंग है, जो आप चलोगे आगे नक्शों पे मैप करने के लिए, वो ये पंच तत्वों का खेल है, ये ध्यान रखिएगा। एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट और उसकी लोकेशन। अगर एक्टिविटी है पढ़ाई की, यानी कि जो डायरेक्शन है वो पढ़ाई की है, और वहां पे स्टडी टेबल की जगह उसका एंटी कोई आ गया एक्टिविटी वाला, जैसे कि एलिमेंट हुआ स्पेस का और आ गए वहां पे फायर, और हमने थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि फायर जो है वो स्पेस को कंट्रोल करती है। तो बच्चे पढ़ने की बजाय एग्रेसिव बिहेव करने लग गए। ऐसे मैपिंग आगे आगे करते आ जाएगी। हम डेफिनेटली इसको और ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी अच्छे से, बहुत अच्छे से पंच तत्वों को याद कर लें। इनकी बहुत ही, मैं दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कि पंच तत्वों की बहुत मेजर रेलेवेंस है पूरे वास्तुशास्त्र में। इसे बैलेंस करते आ गया, इसके थ्योरी ऑफ क्रिएशन और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ में आ गई,
तो आप ये समझ लीजिए नथिंग इज इम्पॉसिबल टू डू इन वास्तु फॉर यू।